Hello to all students. This is online class from चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज। आपकी ये जो ऑनलाइन क्लास है चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज की साइट से है। आपको सबसे पहले फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी इस चैप्टर में आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इन दोनों के बारे में अध्ययन करना है कि किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी लाइट जो है किस प्रकार रिफ्लेक्ट करती है और किस प्रकार रिफ्रैक्ट करती है, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखते हैं इसमें बेटा आगे। सबसे फर्स्ट बात की जाए यहाँ पे प्रकाश की। जब हम चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जैसे अन्य ऊर्जाएं होती हैं उसी प्रकार से प्रकाश वह ऊर्जा है। क्या है? वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम अन्य सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है क्योंकि प्रकाश अदृश्य होता है। उसका कारण होता है कि प्रकाश जो होता है हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश के द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, ना कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश के द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे हम कोई हैप्पीनेस की फीलिंग करते हैं, क्या हमें हैप्पीनेस दिखाई देता है? क्या काइंडनेस हमें दिखाई देता है? नहीं, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि फील कर लेते हैं। यदि कोई अगर हैप्पी है तो हम फील कर लेते हैं, यदि कोई सैड है तो हम फील कर लेते हैं, ना कि ये कि सैड कैसा होता है या हैप्पी कैसा होता है, सिर्फ हमें फीलिंग्स आती है। तो वैसे ही प्रकाश एक ऊर्जा की भांति कार्य करता है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास स्थित सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये अदृश्य होता है। नेक्स्ट, जब भी कुछ भी हम पढ़ते हैं, जैसे वाटर है तो उसके भी गुण होते होंगे, ऊर्जा है ऊर्जा के भी गुण होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के भी गुण होते हैं। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या है? प्रकाश के निम्न गुण हैं। सबसे फर्स्ट बेटा, प्रकाश एक ऊर्जा की भांति कार्य करता है। सीधी सी बात है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो प्रकाश एक ऊर्जा की भांति कार्य करता है। प्रकाश की सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश जो है उसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है, यानी हमें ये दिखाई नहीं देता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब है बेटा एक सीधी रेखा में चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, यहाँ पे मान के चलो कोई एक हमने एक कर्टेन लगा दी कुछ भी, और इधर से कोई भी टॉर्च है उसका ये प्रकाश आया। जैसे ही इसका ये प्रकाश आया तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश यहाँ पर ही रुक जाएगा, यहाँ पे प्रकाश रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश ऊपर से होता हुआ इधर आ जाए। ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं। जो प्रकाश होगा इसी जो हमारी ये कर्टेन है, कोई पर्दा है, वहीं पे रुक जाएगा। यदि हम यहाँ पे अगर एक काम करना चाहें, काम ये करना चाहें, जैसे ये प्रकाश आया यहाँ से और इस कर्टेन में हमने इस तरह से एक होल कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, जो प्रकाश होगा, जो जिस होल में प्रकाश पड़ रहा होगा वो प्रकाश इधर से निकलता हुआ जाएगा। यानी प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है और ये जो किरण है वो यहीं पे रुक जाएगी क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो ये पॉइंट डिनोट करता है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। माध्यम का मतलब यानी मीडियम। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी, वाटर में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी। तो सभी जगह यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है बेटा नो एयर, यानी यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं हो। तो ऐसे माध्यम को बोलते हैं हम निर्वात। तो यानी जहाँ पे बिल्कुल एयर नहीं होती वहाँ पे प्रकाश जो है वो किस प्रकार की गति करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है। इसी कारण आपने बरसात के समय में देखा होगा
कि जो बिजली आकाशीय जो बिजली होती है चमकती है, तो बिजली पहले चमक जाती है, यानी प्रकाश जो होता है वो पहले चमक जाता है, पहले दिख जाता है हमें, और उसके कुछ समय के बाद हमें जो हमारी ध्वनि है, जो बादल गरजते हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उसका कारण यही है कि ध्वनि से प्रकाश की जो चाल है वो अधिक है, इस कारण हमें ये सब दिखाई देता है। क्योंकि ध्वनि की चाल केवल कितनी होती है एयर में, 332 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में केवल 332 मीटर पर सेकेंड की दूरी तय हो रही है, और ये कितनी कर रहा है, 3 × 10⁸ तो ये सीधी सी बात, ये जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रकाश पारदर्शी। प्रकाश क्या है, पारदर्शी माध्यमों में से गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजरता है। पारदर्शी माध्यम की बात की जाए, जैसे कोई भी हमारी कांच है, साफ कांच है, जल है, यहाँ से प्रकाश गुजर जाएगा। अपारदर्शी जैसे कोई लकड़ी ले लो, कोई लोहा ले लो, तो प्रकाश निकलता नहीं है। तो ये पारदर्शी जिससे प्रकाश निकल जाए, अपारदर्शी जिनमें प्रकाश नहीं निकल पाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रकाश चिकनी सतह पर। कौन सी सतह पर, चिकनी। प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वापस लौट आता है। जैसे ही प्रकाश जो है कोई चिकनी सतह है उस पर पड़ता है, वापस लौटा है। जैसे आपने मिरर देखा है, शीशा देखा है घर पे, वो चिकना होता है, उस पर जैसे ही हमारा जो प्रकाश पड़ता है, हमारा जो चेहरा होता है, जो उसकी जो शैडो पड़ती है, तो वो तुरंत प्रतिबिंब बन के वापस दिखता है। आपने रिफ्लेक्ट देखा होगा आपने बहुत बार, बच्चे कोई वॉच बांधे होते हैं अपने हैंड में, तो वो क्या करते हैं कि तुरंत ही सामने दीवार वगैरह पर उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कोई चिकनी सतह पे प्रकाश पड़ता है तो वो वापस लौट आता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, यानी लेंथ होती है, वो कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000। यानी ये कलर पर डिपेंड करता है कि कौन से माध्यम का कौन सा कलर है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसके बारे में बताया जाएगा। आगे बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। किसकी बेटा, प्रकाश के स्रोत। जैसे जल के स्रोत होते हैं कि जल के स्रोत क्या है, समुद्र है, तालाब है, कुएं हैं, नदी हैं, उसी प्रकार से प्रकाश के भी स्रोत होते होंगे। तो वो क्या है, वो देखिए आप, वे वस्तुएं जिनके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, इनके द्वारा प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ये भी हुए। चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य है, यानी जिसके द्वारा भी हमें प्रकाश प्राप्त हो जाए वो सभी प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। तो बेटा प्रकाश के जो स्रोत हैं वो निम्न प्रकार के हैं। पहला है दीप्त स्रोत, यानी लुमिनियस सोर्स। कौन सा है, लुमिनियस सोर्स, यानी वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, मतलब वो किसी से प्रकाश नहीं ले रहे हो, स्वयं ही वो चमकते हो, स्वयं ही वो रोशनी दे रहे हो, तो ऐसे स्रोतों को हम दीप्त स्रोत कहते हैं। कौन से स्रोत कहते हैं, दीप्त। जैसे सूर्य, सूर्य किसी से प्रकाश नहीं लेता है, खुद ही चमकता है। तारे खुद ही चमकते हैं। बल्ब, जो हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें स्वयं का प्रकाश होता है। अब आप कहोगे कि वो विद्युत से आता है, विद्युत से उसमें ऊर्जा आ रही है, वो तो कन्वर्ट होकर प्रकाश ही ऊर्जा बन रही है। विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होकर प्रकाश ही ऊर्जा बन रही है। तो वो क्या है कि बल्ब खुद ही रोशनी दे रहा है, मोमबत्ती खुद ही रोशनी दे रही है। तो ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीप्त स्रोत। आगे बेटा अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत क्या है, वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात जो स्वयं प्रकाश ना देकर अन्य वस्तु से प्रकाश ग्रहण करते हैं, उन्हें हम अदीप्त स्रोत कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी सूर्य से प्रकाश लेता है। किससे लेता है, सूर्य, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, उसका परावर्तन होता है, तो वो प्रकाश चंद्रमा पे जाता है। कुर्सी, यदि किसी कमरे में कोई चेयर रखी है तो हमें चेयर में क्या खुद का प्रकाश है, यदि हम लाइट को बंद कर दें, नाइट के ताम अगर कुर्सी को देखें, हमें दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि कुर्सी में स्वयं का प्रकाश नहीं है। वो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब या दिन के टाइम हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसका कारण है ये परावर्तन के कारण दिखाई देता है हमें। तो ये अन्य वस्तुएं, कोई भी वस्तु ले लो, यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन सभी को क्या कहते हैं, अदीप्त स्रोत। अब बेटा बात की जाए यहाँ पे प्रकाशीय माध्यम, यानी ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम यानी प्रकाश के चलने के माध्यम क्या हैं, तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी जो जो माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश
निकलता है, गुजरता है, उन सभी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से वो टाइप हैं, इसके बारे में अध्ययन बात करते हैं। सबसे फर्स्ट बात की जाए पारदर्शक माध्यम। आपने इसी से एक लॉजिक लगाया होगा, पारदर्शक, पार मतलब निकल जाना, दर्शक माने दिखना, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी प्रकाश का वह माध्यम जिसमें से पूर्णतः प्रकाश निकल जाता हो, यानी प्रकाश का वह माध्यम जिसमें से प्रकाश पूर्णतः निकल जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे वायु, वायु में प्रकाश तुरंत निकल जाता है, वायु में प्रकाश कहीं भी अवरोधक कोई नहीं होता है जो प्रकाश को रोक ले। कांच, कांच की बात की जाए, जैसे हम बस में होते हैं, बस में बैठे होते हैं तो हम देखते हैं अगर किसी कांच की जो खिड़की है उसके पास में बैठ जाते हैं तो कितनी तेज़ हमें प्रकाश एकदम लगती है, धूप बहुत तेज़ लगती है। तो प्रकाश के ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश पूर्णतः पास हो जाता है, निकल जाता है, उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। सेकंड है बेटा पारभासक माध्यम, यानी ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। पारभासक, पार तो होता है लेकिन कुछ ही मात्रा में, पार मतलब पार तो होता है, निकलता है, लेकिन कुछ ही मात्रा में। प्रकाश का वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ ही भाग निकल पाता है, उस माध्यम को पारभासक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश का कुछ ही भाग, पूर्णतः नहीं, कुछ ही भाग जो निकल जाए उसी को बोलते हैं पारभासक माध्यम। जैसे बेटा दूषित जल, गंदा जल होता है, घिसा हुआ कांच, अगर कांच को घिस दो तो प्रकाश निकलेगा बट बहुत ही कम मात्रा में। तेलीय कागज, कोई कागज हो जिसको अगर तेल वगैरह जिस पे गिर जाए उस पर टॉर्च आप लगाइए तो प्रकाश निकलेगा बट पूरा नहीं, कुछ थोड़ा। नेक्स्ट है बेटा अपारदर्शक। तो यहां से आपको एक लॉजिक समझ में आया होगा, अपारदर्शक। अपार मतलब पार नहीं हो पा रहा है, ओपैक मीडियम। प्रकाश का वह माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है, उस माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, यदि लोहे के सामने आप प्रकाश को निकालना चाहो निकलेगा नहीं, लकड़ी के सामने निकालोगे निकलेगा नहीं। तो ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश निकल ही नहीं पाता है उसे बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। नेक्स्ट है बेटा प्रकाश पुंज, बीम। प्रकाश पुंज क्या होता है, बीम क्या होता है? आपने देखा होगा डिपर बोलते हैं, जो भी मोटरसाइकिल या बड़े वाहन होते हैं तो एकदम पूरी सी लाइट निकल के जाती है, ऊपर नीचे जो डिपर मारने का जिसमें बटन होता है वही होता है प्रकाश पुंज यानी बीम। जब किसी सतह पर प्रकाश किरणें एक साथ चलती हैं, इन प्रकाश किरणों को ही हम क्या कहते हैं? बीम। या प्रकाश किरणों के जो समूह होता है पूरा, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या बीम कहते हैं। पूरे समूह को, एक किरण को नहीं, एक साथ जो किरणें पड़ती हैं उस पूरे जो समूह होता है किरणों को, उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये भी निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट बात की जाए बेटा, तो सबसे फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट की क्या बात है कि सबसे फर्स्ट में अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन सा आ रहा है? अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्टिंग बीम। यानी ऐसी जगह, यानी ऐसी किरणें जो एक साथ एक समूह बनाकर एक ही बिंदु पर आपतित होती हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं आप सभी कि बहुत सारी किरणें निकल के आई हैं, जैसे 1, 2, बहुत सारी किरणें, लेकिन ये सभी जो किरणें हैं वो एक ही समूह पे एकत्रित हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं? एक ही समूह पे, ये आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे पुंज को बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश किरणों का एक समूह जो एक ही जगह पर आ जाके आपतित हो, वो क्या कहलाते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। आगे बात आती है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी क्या होता है? यानी फैलना। किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें कई जगह फैल जाती हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। वह पुंज जिसमें प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से अपसरित होती हैं, उस पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं एक साथ, ये सब क्या कहलाएगा? हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। आगे आता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में क्या है बेटा? वह पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर चल रही हो,
तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। ये देखो एक इस तरह से समांतर दिशा में, कौन सी दिशा में? समांतर दिशा में। इसको क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। जैसे आपने बहुत सी जगह देखा होगा, टीवी वगैरह प्रोग्राम में कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर चारों तरफ से लाइट आती है, इधर से ये पूरी जो लाइट आती है एक ही व्यक्ति के फोकस करती है। ये हो गया अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। और कहीं भी तुमने देखा होगा कोई छोटी सी बिंदु से, जैसे बात की जाए सिनेमा हॉल होता है, एक छोटा सा एक बिंदु होता है, उधर से ये किरणें निकलती हैं और पर्दे पर जाकर गिरती हैं, तो इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी प्रकाश पुंज। और समांतर दिशा में, जैसे आपने देखा होगा टॉर्च होती है बिल्कुल सामने सीधे, बहुत सारी टॉर्चों में जो इस तरह से शीशे लगे होते हैं जो सीधी दिशा में बिल्कुल चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसी के द्वारा हमें, जब भी हम कभी भी कोई भी वस्तु को देखते हैं हमारी आंखों के द्वारा, तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही दिखाई देता है। जैसे कोई भी प्रकाश किरण हमारी आंखों से उस वस्तु पर पड़ती है और वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बनाती है और उस वस्तु को हम देख सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इस डायग्राम को देखने से पहले इसकी एक बार हम डेफिनेशन जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कोई ये एक चिकनी सतह है, ये जो है ये एक चिकनी सतह है, ये प्रकाश की किरण यहाँ आई और यहाँ पे आके टकराई। टकराने के बाद प्रकाश की किरण वापस ये हो गई। जैसे ही प्रकाश की किरण ये वापस हो गई तो क्या डेफिनेशन बोलती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे आके टकराती है और टकराने के बाद ऊपर से आई थी, ऊपर ही लौट गई है, उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इस पूरी घटना को, इस पूरी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी बात, जो प्रकाश की किरण आती है और आके टकराती है तो इस किरण का नाम दिया जाता है आपतित किरण। टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जो किरण लौट जाती है उसका नाम दिया जाता है परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक लंब डाला जाता है, एक नॉर्मल जिसे बोलते हैं, जिसका नाम होता है बेटा अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब, इन दोनों के बीच में आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण, जिसे एंगल आई से डिनोट करते हैं। सेम इसी कंडीशन में अभिलंब, यानी अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे होंगे। इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जिस सतह पे आकर ये तीनों टकराते हैं, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जहाँ मिलते हैं, जो ये हमारा होता है, इसको बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, ये किरण, अभिलंब और ये किरण तीनों इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। जो ये सतह है वो कैसी है? चिकनी सतह। ये कौन सा अक्ष कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है। मुख्य अक्ष वह अक्ष जिस पर प्रकाश किरण आकर टकराती हैं उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आपतित किरण, वह किरण जो मुख्य अक्ष पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, वह किरण जो परावर्तन के पश्चात वापस माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब, ये आप देख रहे होंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे एक लंब डाला गया है, ये रहा, इसी को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। आगे है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन बिंदु, वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक साथ एकत्रित होते हैं। ये आपने देखा होगा, तीनों एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। ये आपतित किरण,
परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर आपतित हो रहे इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। तो ये प्रकाश का परावर्तन था। प्रकाश के परावर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश परावर्तन के नियम। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन के बेटा निम्न 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? एक वही, इस नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ थोड़ा सा एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारी चिकनी सतह है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम। सेकंड नियम क्या है? इस नियम में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कोई एक चिकनी सतह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या है? अभिलंब। तो ये वाला एंगल आपतन कोण और ये वाला एंगल परावर्तन कोण, इन दोनों का जो मान होता है वो एक समान रहता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आप एक को ये डायग्राम दे दिया है, ये आपतित किरण हो गई आपकी, ये परावर्तित किरण हो गई, ये हमारा अवलंब हो गया। ये क्या हो गया? एंगल आई, यानी एंगल आई क्या है? इन दोनों के बीच वाला जो है वो एंगल आई है और इन दोनों के बीच में ये हमारा एंगल आर है। अब मुझे एंगल दिया है 35 और मुझसे कहा है कि आप आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला मान ज्ञात करना है। यदि हम इसको निकाल देंगे परावर्तन कोण को तो हमें ये भी पता चल जाएगा कितना होता है, क्योंकि दोनों एक समान होते हैं। देखिए तो गिवन एंगल आर, ये जो आपका एंगल आर आपको दिख रहा होगा, एंगल आर ये रहा, प्लस 35, तो ये पूरा एंगल कितने का बनना है बेटा? ये वाला 90 का। कितने का बनना है? ये पूरा एंगल 90 का। तो एंगल आर प्लस 35 इक्वल टू 90। एंगल आर इक्वल टू एंगल 90, ये प्लस का है, इस साइड आया माइनस का हो गया। कितने बचे यहाँ पे? एंगल आर इक्वल टू 55। अब देखना आप ध्यान से, परावर्तन के द्वितीय नियम से क्या कहता है? परावर्तन का द्वितीय नियम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जो हमारा एंगल आई है वही एंगल आर है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 55। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर इक्वल टू 55, तो एंगल आई का मान कितना हो गया? 55। तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। दूसरे द्वितीय नियम से ये क्लियर हुआ कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, यानी एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होता है। तो आपकी ये ऑनलाइन क्लास चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज की तरफ से है। तो आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत करें और आपकी जो बोर्ड है, बोर्ड में बहुत अच्छे से आप अपनी परसेंटेज लाएं। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। सभी टीचर्स मेहनत करते हैं, तो आप सभी भी मेहनत कीजिए और बहुत आगे जाइए आप सभी। थैंक यू बेटा।